हेलो दोस्तों, बीपीएससी पोस्टमार्टम पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और ये पॉलिटी के पीवाईक्यू अभी चल रहे हैं। आज 69th बीपीएससी पीवाईक्यू कराऊंगा। ओके, पॉलिटी के। ओके, 70 के 2 पेपर और 71 का मैंने करा रखा है, देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और हिस्ट्री के लेटेस्ट 6 वर्षों के पेपर मैंने करा रखे हैं विद रिची एक्सप्लेन। ओके, उसको देखिएगा। उससे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50 to 60% क्वेश्चन इतिहास के आप लोग हल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, एंड साइंस के जो पीवाईक्यू है वो नागेश शुक्ला सर करा रहे हैं और लगभग 2 वर्षों का वो बचा हुआ है। ओके, तो उसको भी 2 दिन में हम लोग कवर कर देंगे। और साइंस के बाद नागेश सर ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू 6 वर्षों का करा देंगे। ओके, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और बचेगा आपका क्या, इकोनॉमिक्स में क्या, सेंट्रल बजट एंड स्टेट बजट, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे। ये 5 जुलाई तक आपको कवर करा दिया जाएगा। ओके, तो देखते हैं पॉलिटी का पीवाईक्यू 69वां बीपीएससी 2023। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ओके, कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है, और यहाँ पे अगर संरक्षण होता तो कौन सा देश हो जाता? यूएस हो जाता। ये आपको याद रखना है। ओके, एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वेलिटी। ओके, कानून के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ओके, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की समानता। ओके, से 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, और 18 उपाधियों का अंत करता है। ओके, आइए इधर आ जाते हैं थोड़ा। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है आप बताएंगे? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से। ओके, कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, एंड पीएम के जो पद है, जो पोस्ट है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ नोट भी करते चलिएगा आप लोग, और रिवाइज तो आपका हो ही रहा है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, सिंगल सिटीजनशिप की जब बात आए तो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, एकल नागरिकता। ओके, स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर का पद, स्पीकर की पोस्ट कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ओके, विपक्ष के नेता को मान्यता, ओके, कहाँ से? ब्रिटेन से। ओके, ये सब सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई। ओके, यूएसए का थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। फंडामेंटल राइट। ओके, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। ओके, स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? बोलते जाइए, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट होता है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ओके, और न्यायाधीश के नियुक्ति के कुछ सिद्धांत लिए गए हैं कहाँ से? यूएसए से। ओके, फ्रांस का तो आपको पता ही है, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व, ब्रदरहुड, ये सब लिया गया है। ओके, ये तीनों कवर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसमें समय पूछा है, स्टूडेंट क्वेश्चन है। 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946, याद रखना है। भारतीय संविधान का अंगीकरण कब होता है? 26 नवंबर 1949, आपको भली भांति इससे परिचित होंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाए जाते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, फिर 2 दिन बाद राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। आप लोग बताएंगे जो राष्ट्रीय गीत है वो कब अपनाया जाता है? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया? ठीक है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे।
ओके, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा 150 वर्ष पूरे हुए हैं तो क्वेश्चन बन सकता है इससे। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। जैसे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के तौर पर प्रति उत्तरदायी होगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। आइए देख लेते हैं, आर्टिकल हो जाएगा इसका 164 सब क्लॉज 2। ओके, ये याद रखना है आपको। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रति विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75(3) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ओके, और 164 सीएम का प्रावधान, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और 153 क्या कहता है? राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 153 राज्यपाल के लिए है आर्टिकल। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये स्पेशल फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ओके, यह अनुच्छेद 153 से संबंधित है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। ओके, आपके ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा निर्णय लेने की शक्तियों का, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ। पूर्ण व्यवस्था का सही है। न्यायिक शक्तियों का नहीं। प्रशासनिक शक्तियों का ये सही है। 1, 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। आपको पता है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा देकर जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसमें निर्णय लेने की शक्तियों का प्रावधान था। ठीक है, पूर्ण व्यवस्था का प्रावधान था, और प्रशासनिक शक्तियों का। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेन। हाँ, ये मैं करा चुका हूँ कई बार, 73वां और 74वां। देखिएगा 71 और 70 के पेपर उठा के एक बार आप लोग देखिएगा। ओके, ये विद एक्सप्लेन मैं पूरा करा चुका हूँ, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो लिखा हुआ है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आप लोगों को पता होगा कि ये अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं, पता है आपको। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। तो बी सही है और सी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेन। राज्यसभा 2 प्रकार के सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। मनोनीत कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है 12 सदस्यों को। ओके, साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा क्षेत्र में विशिष्टता रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यसभा में। ओके, निर्वाचित सदस्य ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमएलए के रूप में जानते हैं। ओके, राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 80। ओके, राज्यसभा में सदस्य संख्या 250, 238 और 12। 238 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। ओके, वर्तमान संख्या कितनी है? 245। ओके, निर्वाचित कितने हैं? 233 और मनोनीत 12। ओके, ये याद रखना 233 निर्वाचित हैं, वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये आपको पता ही होगा। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष होता है। ठीक है, हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त विधायक चुनते हैं। ओके, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, यहीं तक ठीक है, ये इसको गलत कर दीजिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? उच्चतम न्यायालय से है किसका संबंध? अपीलीय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मैंने पिछले 17वें वाले में पढ़ाया था ये, कि एक क्वेश्चन आया था ना मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित, है ना? तो इसमें हो जाएगा आंसर इसका, किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? अपीलीय अधिकार क्षेत्र से भी संबंधित है ये, मूल अधिकार क्षेत्र से, और कॉलेजियम प्रणाली से भी संबंधित है। इन तीनों से संबंधित है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेन।
आर्टिकल 132 किससे संबंधित है? संवैधानिक मामलों से संबंधित है। 133 दीवानी मामलों से और 134 फौजदारी मामलों से। ये तीनों आर्टिकल बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। सीक्वेंस में लगाने के लिए कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उसमें पूछ लिया जाएगा। और उच्चतम न्यायालय की सबसे शक्तिशाली अपीलीय शक्ति है, अपीलीय शक्ति होती है। ओके, आर्टिकल 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र आता है इसका, माननीय उच्चतम न्यायालय का। केंद्र बनाम राज्य, राज्य बनाम राज्य, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कुल 5 सदस्य, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठ जज, ठीक है। यह न्यायालयों के निर्णयों से विकसित हुई है। ओके, इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? रिपीट किया था। ओके, उसमें उस वाले मतलब आगे वाले क्वेश्चन में तीनों की पूछा था, लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत, है ना। इसमें केवल पूछा है कितना? पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। पता ही है आपको 21 वर्ष। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। बी कह रहा है जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। सी कह रहा है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। और सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ये नियम चेंज हुआ है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2021 के माध्यम से इसका मूल्य 50 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, कौन से सही नहीं है? और नो, ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी सही हैं। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेन पढ़िएगा एक बार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, पुरानी व्यवस्था जिला फोरम था, राज्य आयोग था और राष्ट्रीय आयोग था। नई व्यवस्था में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ठीक है। ये 4 हो गए हैं, पहले 3 थे। उपभोक्ता के 6 प्रमुख अधिकार कौन से? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, प्रतितोष का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। ओके, इतना चीज आप पढ़ लेंगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में एक बार गूगल में जाके चेक करिएगा, क्या क्या दिए हुए हैं उसमें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देखते हैं 9th क्वेश्चन। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तरीय निकाय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, ब्लॉक स्तरीय निकाय, क्योंकि पंचायत समिति क्या होती है? मध्यवर्ती निकाय के रूप में कार्य करती है। ओके, देखते हैं एक्सप्लेन इसका। पंचायत समिति मध्यवर्ती संस्था है। गठन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, संबंधित ग्राम पंचायतों प्रतिनिधि, विधायक, सांसद कुछ राज्यों में, ओके, अन्य नामित सदस्य, इस प्रकार इसका गठन होता है। ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। और ये याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय। ओके, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस साल केवल 10 ही क्वेश्चन पॉलिटी में आए हुए थे, करंट का वेटेज ज्यादा था इस साल, बहुत ज्यादा था करंट का वेटेज, है ना। देखते हैं निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता होगा कि समुदाय विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। फिर इसके बाद इसके तहत इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय विस्तार सेवा की, ठीक है, NES की। और ये कब होती है? 2 अक्टूबर 1953 में। ओके, फिर देन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होती है? 1978-79 में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ओके, याद रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट, समुदाय विकास, इसका एक्सप्लेन है। समुदाय विकास कार्यक्रम CDP कब आता है? 2 अक्टूबर 1952 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 2 अक्टूबर 1953 में। ओके, एम है
सीडीपी को अधिक अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाना, समुदाय विकास कार्यक्रम को अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाना। ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 69th के थे ये। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मेन चीज़ है दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए। और हिस्ट्री एंड साइंस, हिस्ट्री एंड साइंस जो बीपीएससी के पिलर हैं, ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसके पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेन करा रखे हैं मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे, एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। ओके, और अगर आप उन जितने भी पीवाईक्यू मैंने कराए हैं उनको आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 50 to 60% बढ़ जाएगा। ओके, एग्जाम हॉल में हेजिटेशन नहीं होगा, समझ रहे हैं। पीवाईक्यू लगाने से ये फ़ायदा मिल जाएगा, जो किताब भी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें जो हेडिंग्स होंगी वो आपको पता चलती रहेंगी कि हाँ, ये सवाल पूछा गया है, इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, इसको और डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।